नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर आज अपना सैंपल पेपर, जिसे हमने स्टार्ट किया था अपने लास्ट 2 सेशंस पहले। तो यहाँ पर हमने सैंपल पेपर में जो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ पार्ट है वो लगभग यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो हमारा अपठित गद्यांश और निबंध और प्रार्थना पत्र, ये सारी चीजें, और साथ ही व्याकरण से जुड़ा हुआ जो छोटे छोटे पार्ट्स है कि किस तरह से आपने वाक्य परिवर्तन करना है, किस तरह से आपने वाक्य परिवर्तन करने हैं, ये सारी चीजें हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज अपने एक तरह से जो हमारा सैंपल पेपर है उसमें हम जो हमारा लिटरेचर पार्ट है, यानी कि व्याकरण से जुड़ा हुआ भाग हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम लिटरेचर पार्ट जो है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो भी आपके गद्य खंड में या काव्य खंड में आपने पढ़ा है और आपकी जो कृतिका और जो आपकी 36 पाठ्य पुस्तिकाएं हैं उनमें से जो सिलेबस आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आज आप ध्यान से देखेंगे और फिर इसके बाद हम और भी सैंपल पेपर आपके सॉल्व करेंगे। और उन सैंपल पेपर में आप ये चीज ध्यान देंगे कि कौन सा चैप्टर जो है वो एक से अधिक बार रिपीट हुआ है, यानी कि हर साल जिस चैप्टर से आपको लगता है कि प्रश्न आते हैं, जिस चैप्टर से आपका पठित गद्यांश आता है, जिस चैप्टर से आपका पठित काव्यांश आता है, तो वो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। तो बिल्कुल चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 तक हमने पढ़ लिया था। प्रश्न संख्या 7 जो है वो है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें निर्देश दिए गए हैं प्रश्न के ठीक सामने कि आपको किस तरह से इस वाच्य को परिवर्तित करना है। तो आप देख सकते हैं वाच्य परिवर्तित से संबंधित हमारा जो ये खंड ग है, इसमें आप पूरा देख सकते हैं ये सारा आपका व्यवहारिक व्याकरण से जुड़ा हुआ है। तो व्यवहारिक व्याकरण से जुड़े हुए सारे टॉपिक लगभग मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से पूछ रही हूँ और साथ ही कह भी रही हूँ कि अगर आप लोगों को डाउट है किसी भी चैप्टर में या व्याकरण से जुड़ा हुआ कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको समझ नहीं आया है, तो आप अभी भी, आपके पास समय है, आप कंफर्म कर सकते हैं, पाठ को पूछ सकते हैं और खुद आप यहाँ पर अपनी जो भी समस्याएं हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण में हमने क्या चीजें पढ़ी थी। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्रियापद छांटकर उसका भेद बताइए। यानी कि क्रिया जो आपका टॉपिक है ये आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि क्रियापद, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कितने टाइप होते हैं क्रिया के, कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, यानी कि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और परिभाषा पता होनी चाहिए क्रिया की, उनके भेद जितने हैं उनकी। तो यहाँ पर केवल 2 प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरह से आगे भी देखिए, प्रश्न नंबर 5 में यथा निर्देश उत्तर देना है। अब ये वाक्यों से संबंधित टॉपिक है, यानी कि वाक्य जो है उनको आपने परिवर्तित करना है। तो इसमें लिखा है लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसीलिए वह दौड़ में प्रथम आई। लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसीलिए वह दौड़ में प्रथम आई। तो यहाँ पर हमें समुच्चय बोधक शब्द छांटना है। तो यानी कि आपको वाक्य पता होने चाहिए और वाक्य में आपको एक तरह से पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सा वाक्य है, कि आपका किस तरह का ये वाक्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप उसमें से समुच्चय बोधक शब्द छाटेंगे। पहले आप देखेंगे कि ये सरल वाक्य है या ये संयुक्त वाक्य है या ये मिश्र वाक्य है। तो जो आपका वाक्य है, हमने कहा जो ये वाक्य होते हैं ये आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से या योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपने शब्द छाटना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर किया था कि लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसीलिए वह दौड़ में प्रथम आई। तो इस तरह से
समुच्चय बोधक शब्द छाट कर लिखिए। तो आप सबसे पहले समुच्चय बोधक की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। समुच्चय बोधक शब्द होते क्या हैं? ठीक है, तो ये शब्द आपके सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपने अव्यय शब्द पढ़े होंगे, अविकारी शब्द पढ़े होंगे, जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते हैं, किसी भी परिस्थिति में जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो उसमें ये आते हैं जिसमें आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और आपका जो इनको हम अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समुच्चय बोधक जो शब्द है ये दो तरह के होते हैं। समुच्चय बोधक में मैंने आपको बताया था समुच्चय बोधक जो शब्द है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण जो समान स्तर के वाक्यांशों को और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। व्याधिकरण जो है जिसमें एक वाक्य जो है आपका दूसरे वाक्य पर एक तरह से डिपेंड होता है। एक आपका प्रधान वाक्य होता है, एक आपका आश्रित उपवाक्य होता है। तो लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसीलिए वह दौड़ में प्रथम आई, ये आपका समुच्चय बोधक शब्द है, वाक्य है। तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द है इसलिए। समुच्चय बोधक शब्द क्या है? इसलिए। और इसी तरह से देखिए क्रिया विशेषण छाटिए। तो आपका हिंदी व्याकरण का हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण, क्रिया भी पता होने चाहिए और विशेषण भी पता होना चाहिए, और क्रिया विशेषण तो पता होने ही चाहिए, सारे भेद पता होने चाहिए क्रिया विशेषण के। तो देखिए तेज दौड़ता है, चीता दौड़ता है अगर केवल लिखा जाए तो ये आपका है क्रिया, लेकिन तेज दौड़ता है तो ये है आपका क्रिया विशेषण। इसी के अनुसार हमने यहाँ पर आगे बताया था वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए, संयुक्त वाक्य में बदलिए और कर्म वाच्य में बदलिए। ध्यान दीजिएगा, वाक्य और वाच्य में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। वाक्य भी कराए हैं, वाच्य भी कराए हैं, फिर भी कोई डाउट है, कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती, कई बार होता है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों में और नहीं समझ पाते, तो बिल्कुल भी शर्माने की, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है, हमें इसको और समझना चाहिए, तो जरूर आप शेयर करें। तो देखिए मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई को संयुक्त वाक्य में बदलना है। उसके लिए संयुक्त वाक्य क्या होता है ये पता होना चाहिए। मोहन शतरंज खेलता है को कर्म वाच्य में बदलना है। तो अब पहले वाच्य क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, वाच्य के भेद पता होने चाहिए, और तभी आप उसको कर्म वाच्य में बदल पाएंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न भी यहाँ पर था, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया। सेम निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, जो सामने निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार आपने उत्तर देना है। राम द्वारा धनुष मोड़ा गया कृतवाच्य में बदलिए। ठीक है, या तो यहाँ पर राम ने धनुष मोड़ा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। कर्म वाच्य में बदलना है तो भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्म वाच्य में जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, राम द्वारा भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न 7 तक हमने पढ़ लिया था। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही जो पर्यायवाची शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर बताए थे क्लास आपकी 7th को, क्योंकि देखिए ये पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ये हम छोटी क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एक तरह से ये ऐसी टफ चीज नहीं है कि जिसको हम आगे तक बहुत ज्यादा एक तरह से याद करके रखें, या तो ये हम छोटी क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची क्या है, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची है नहीं है जलद। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची जलद नहीं है। जलद क्यों नहीं है समुद्र का पर्यायवाची? समुद्र का पर्यायवाची जलद क्यों नहीं है? क्योंकि जो जलद होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? जलद होता है आपका एक तरह से जो आप तालाब कह ले, ठीक है, उसका पर्यायवाची होता है, लेकिन समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसका उत्तर बता सकते हैं। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का समानार्थी है? कमल का समानार्थी है। समानार्थी मतलब जो कमल का एक तरह से सेम अर्थ देता है, कमल का जो दूसरा नाम बताता है उसको कहते हैं समानार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर कमल का समानार्थी शब्द है अम्बुद। कमल का समानार्थी शब्द है अम्बुद। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपका प्रश्न घ जो खंड घ है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है और खंड घ आपका क्षितिज भाग 2 से है। ठीक है, तो ये आपका क्षितिज भाग 2 से है और यहाँ पर आपको एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को आपने पढ़ना है और नीचे जो आपके प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। तो काव्यांश क्या है? बादल गरजो। अब आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम से, यानी कि जो भी हम अगला सैंपल पेपर लेंगे उसमें आप ये चीज ध्यान देंगे कि कौन सी ऐसी कविता है, कौन सा एक ऐसा काव्यांश है जो हर बार के सैंपल पेपर में आ रहा है, जो हर बार के एग्जाम में आ रहा है, वो कौन सा काव्यांश है आपका। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले इसको पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक और उसके बाद आप इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। ललित 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 काले घुंघराले। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। बाल कल्पना कैसे पाले। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर और मैंने आपको हर एक पंक्ति का बहुत ही अच्छे से भावार्थ समझाया है, बहुत ही अच्छे से मैंने हर एक पंक्ति आपको क्लियर करवाई है अगर आपको पता होगा तो। देखिए यहाँ पे बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से के पाले। विद्युत छवि उर्मे। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। देखिए बहुत ही सुंदर सी यहाँ पर ये कविता है एक तरह से। तो इसका आपने यहाँ पर पढ़ लिया आपने और अब आपने इसको समझना है और साथ ही आपने इस से जुड़े हुए जो एक तरह से प्रश्न है उनका आपने उत्तर देना है। तो देखिए जब भी आपको किसी भी पाठ की कोई भी कविता जो है उसका जब भावार्थ आपको बताना होता है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले पढ़ते हैं और आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया है कवि को बादल किसके समान लग रहे हैं। कवि को बादल किसके समान लग रहे हैं? बाल कल्पना से कवि का क्या आश्रय है? बादल के किस रूप में, बादल को किस रूप में निराला ने प्रस्तुत किया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक प्रश्न यहाँ पर मिसिंग है जो हर बार आता है और मुझे लगता है कि आपको ये चीज हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए। वो प्रश्न है सबसे पहला, कवि और कविता का नाम। सबसे पहले जो यहाँ पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कवि और कविता का नाम। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पर इसके भावार्थ को समझना है। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये कविता है उत्साह। कविता का नाम है उत्साह और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और देखिए कविता में यहाँ पर क्या कहा गया है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से के पाले। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं, कवि बादलों से
जोर जोर से गरजने का निवेदन कर रहे हैं। कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का निवेदन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तुम अपनी इस जोरदार गर्जना से, यानी कि जोरदार गर्जना से आवाज करो और एक तरह से तुम पूरे आकाश में छा जाओ। घेर घेर घोर गगन धराधर, ओ चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो आकाश को और भयानक रूप से चारों तरफ से छा जाओ। और अब कवि यहाँ पर एक ही पंक्ति में बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी यहाँ पर कह रहे हैं, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले। अब यहाँ पर कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्हें कह रहे हैं ललित ललित, ललित ललित यानी कि सुंदर सुंदर, काले और घुंघराले अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के। आपने देखा होगा कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं, कभी कभी कितने प्यारे लगते हैं जब गोल गोल छल्ले के आकार के बादल। ललित ललित काले घुंघराले, घुंघराले बाल आपने देखे किस तरह से होते, छल्ले के आकार के। बाल कल्पना से के पाले, बाल कल्पना यानी कि जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना के समान हो, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना के समान हो, जो जैसे आपने देखा होगा ना कि बच्चे हर समय कल्पनाएं करते हैं और सेकंड सेकंड में उनकी कल्पनाएं बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती है। तो बिल्कुल बाल कल्पना से के पाले, ऐसा लग रहा है कि तुम कोई कल्पना हो, थोड़ी देर में कुछ बन जाते हो, थोड़ी देर में कुछ बन जाते हो, थोड़ी देर में कुछ बन जाते हो, यानी कि प्रतिक्षण अपना रूप परिवर्तित करते रहते हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने अपने हृदय में एक तरह से बिजली के समान ऊर्जा भरी हुई है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, और तो यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है कि तुम्हारे हृदय में बिजली के समान, क्योंकि जब बादल एक तरह से जब चमकते हैं तो क्या निकलती है, उनसे बहुत तीव्र रोशनी निकलती है, बहुत तीव्र तरीके की जो बिजली है वो निकलती है। तो यहाँ पर कहा है कि बादलों की तुलना कहा है कि तुम ऐसी नवजीवन वाले, यानी कि ऐसे में तुम क्या करो, एक नए जीवन, एक ऊर्जा से भरे हुए विचारों को जन्म दो, उनसे नई कविता बनाओ, कवि नवजीवन वाले एक नई कविता बनाओ। और यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, देखिए बादलों की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर कवि, एक तरह से जिस प्रकार जो बादल है वो धरती के सभी प्राणियों को क्या करते हैं, नवजीवन वाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ये क्या कर रहे हैं, सभी को नया जीवन देते हैं। जिस प्रकार बादल आपने देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में कोई बीज जो है वो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा है, और कोई भी बीज जो जमीन में डाला जाता है अगर उसको पानी न दिया जाए तो वो नहीं उग पाता। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली होती है, जो बीज कभी नहीं उगा वो भी उग जाता है। तो एक तरह से चारों तरफ हरियाली होती है। तो ये एक नए जीवन को प्रदान करने वाले हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। यहाँ पर कहते हैं कि एक तरह से तुम्हारे मन में जो वज्र छिपा हुआ है, नए जीवन का जो वज्र छिपा हुआ है, उससे नई कविता का निर्माण करो। और अपनी कविता से जितने भी लोग अभी तक हताश है, निराश है, परेशान है, फिर भर दो बादल गरजो, उनके अंदर एक नई कविता का उत्साह, नई कविता का जोश, एक जीवन के प्रति आशा का संचार करो, बादल फिर गरजो। तो बहुत ही सुंदर देखिए यहाँ पर पंक्तियां हैं जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कवि को बादल किसके समान लग रहे हैं? कवि को बादल काले घुंघराले ललित ललित बालों के समान लग रहे हैं।
बाल कल्पना से कवि का क्या आश्रय है? बाल कल्पना से यहाँ पर कवि का आश्रय है कि जिस प्रकार बच्चों की कवि कल्पनाएं प्रतिक्षण चेंज होती रहती है, जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाओं का कोई एक तरह से स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल बादल भी उसी प्रकार से है, वो एक जगह पर नहीं रह सकते, वो पूरे आकाश में घूमते रहते हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर जाकर वो वर्षा करते हैं। बाल कल्पना से कवि का क्या आशय है, तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। बादल के किस रूप को निराला ने प्रस्तुत किया है? निराला जी ने बादल के किस रूप को प्रस्तुत किया है? निराला जी ने बादल के एक तरह से जो वर्षा ऋतु का समय है, घनघोर जो बादल है उनका वर्णन किया है कि वो उनमें एक तरह से काले छल्लेदार जो बादल हैं वो बने हुए हैं और जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ये वाला आप नोट कर लीजिए, ये वाला जो आपका एक तरह से काव्यांश है, पठित काव्यांश है, ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है, जरूर ये आपके एग्जाम में आता है, तो इसको आप जरूर याद कर लें, एक एक भावार्थ इसका जरूर क्लियर कर लें। और साथ ही अगर कोई भी डाउट होता है, देखिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर कोई भी डाउट होता है आपको आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके पाठ से रिलेटेड, तो आप जरूर शेयर करें, जरूर बताएं, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान किया जा सके। तो देखिए अगला यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरह से काव्यांश दिया गया है, 2 काव्यांश है, दोनों में से आपको एक करना होता है। तो ये भी बहुत सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारी सी ये कविता है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके भावार्थ को सुनने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फसल क्या है, यहाँ पर बताया गया है फसल क्या है, तो ये भी आपकी एक कविता से लिया गया है, काव्यांश है तो आपकी कविता से लिया गया है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई हैं। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं नागार्जुन जी। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा एक काव्यांश दिया गया है, इसमें भी सेम आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो आपने कितना समझा, कितना जाना इस काव्यांश से कि आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे सके, वो आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर भावार्थ देखेंगे। तो भावार्थ देखकर ही आपको समझ आ पाएगा एक तरह से उत्तर। तो फसल क्या है, यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, यह नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है। जिस तरह से नदियां जो है हर समय बहती रहती है, हर समय बहती रहती है और बिना किसी भी स्वार्थ के, वो लोगों का एक तरह से लोगों की तो फसल क्या है? और कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो फसल के लिए कहा है कि ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल नदियों के पानी का जादू है। यानी कि नदियां जब तक फसल को नहीं सींचेंगी तो वो कैसे लहराएगी, वो कैसे बड़ी होगी, वो कैसे उस पर फल लगेंगे। हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है? किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है। जब तक किसान अपने हाथों से मेहनत नहीं करेगा, उसकी अच्छे से बुआई नहीं करेगा, उसकी अच्छे से गुड़ाई नहीं करेगा, उसकी अच्छे से निराई नहीं करेगा, तो कैसे फसल अच्छी हो पाएगी? क्या खेत में कुछ बीज बोने से फसल हो जाती है? क्या खेत में कुछ अच्छे बीज डालने से और उसको छोड़ देने से क्या फसल अच्छी हो पाती है? तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है।
भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। यानी कि किसी एक जगह का नहीं कि ये केवल ये वाली फसल अच्छी है, ये वाली मिट्टी अच्छी है। ये तो देश के हर जगह भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। यानी कि हर देश के कोने कोने से कोने कोने पर एक तरह से फसल उगाई जाती है, लोग खेती करते हैं लेकिन अपनी सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतरण है सूर्य की किरणों का। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि रूपांतरण है सूर्य के किरणों का। आप क्लास 10th में है और आपने सुना होगा कि किस प्रकार से प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाते हैं, पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। तो सभी को पता है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश की सनलाइट की प्रेजेंस में खनिज लवण और जल के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। तो ये क्या है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों के प्रेजेंस में ये पौधा अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर बताया कि ये रूपांतरण है। ये पौधा जो है ये जब बड़ा होता है तो हमें पता चलता है कि ये और कुछ नहीं, ये केवल मेहनत है किसान के हाथों की, और एक तरह से नदियों के पानी का जादू है जो अलग अलग नदियां उनको सींचती है। और दूसरा है भूरी काली मिट्टी के गुणधर्म का। और रूपांतरण है दुनिया की किरणों का। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, जो सूर्य की किरणें बनती है उनका रूपांतरण है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जो हवा नॉन स्टॉप चलती रहती है उस हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। अब देखिए इनमें भी आपको केवल और केवल 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपने इस भावार्थ को समझकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू कहा है, उस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कवि ने नदियों के पानी को का जादू, नदियों के पानी का जादू कहा है। तो उपयुक्त कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये इसीलिए कहा है क्योंकि फसल अपने आप में स्वयं कुछ नहीं है, उसको उगाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके लिए ये कहा गया है कि फसल जो है एक तरह से जो लिख रहा है इस बात पर जो कवि है वह वो यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से नदियों के पानी का जादू, यानी कि जब एक तरह से पूरा सूखा पड़ जाता है, आसमान से वर्षा नहीं होती है, तो विभिन्न तरह तरह से जो नदियां होती हैं गांव की, शहर की, उन पर क्या किया जाता है, उन पर एक तरह से पानी उनमें रोका जाता है और वहां से नहर के रास्ते जो है गांव को पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पहला प्रश्न जो है कंप्लीट किया। अगला प्रश्न है, फसल के लिए हाथों के स्पर्श की महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त करना चाहे। फसल के लिए हाथों के स्पर्श की महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है यहाँ पर कि फसल हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो देखिए क्यों नहीं है फसल हाथों के स्पर्श की महिमा, क्योंकि जो यहाँ पर कवि है, जो यहाँ पर कवि ने बताया, जो यहाँ पर किसान है वो क्या करते हैं, वो दिन भर अपने खेतों में काम करते रहते हैं, वो हल चलाते रहते हैं और जो हमारा जो शेष समय होता है एक तरह से वो क्या करते हैं, अपना सारा ज्यादातर समय जो है वो फसलों की निराई में, गुड़ाई में, उनकी कटाई में, इसमें सारा वो समय व्यतीत करते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये हाथों के स्पर्श की ही महिमा है, यानी कि किसान ने जो इतनी मेहनत की है, किसान जो आज अपने आप को इस लेवल तक यहाँ पर लेकर आ गया है, तो वो कैसे यहाँ पर उसने कैसे फसलों को अच्छा बनाया। तो कवि यहाँ पर हाथों की महिमा कहकर यहाँ पर किसान की मेहनत को बताना चाहता है कि ये सब किसान की मेहनत का ही नतीजा है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के गुणधर्म से क्या अभिप्राय है। मिट्टी के गुणधर्म से क्या अभिप्राय है, मिट्टी के गुण पर धर्म क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। मिट्टी के गुण धर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जो वर्तमान शैली है। तो देखिए
मिट्टी के गुणधर्म। मिट्टी के गुणधर्म में वर्तमान जीवन शैली का मिट्टी के गुणों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है बहुत ही बुरा प्रभाव? क्योंकि आज के समय में हमने इतनी ज्यादा उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए इतने सारे जो केमिकल्स का यूज कर दिया है, इतनी सारी चीजों का यूज कर दिया है, तो उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो हमारी मिट्टी के गुणधर्म है वो समाप्त हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के गुणधर्मों को वर्तमान जीवन शैली का, भले ही इंसान कितना ज्यादा अगर एक तरह से कितना ज्यादा अगर पढ़ा लिखा हो या कितनी भी सारी चीजें या वो कैसी भी जीवन शैली रखता हो, उससे क्या होता है कि वो जाने अनजाने में बहुत अलग अलग तरह के पॉल्यूशन फैला देता है। यानी कि कभी वो वायु प्रदूषण, कभी जल प्रदूषण, कभी ध्वनि प्रदूषण, कभी मृदा प्रदूषण। तो यहाँ पर मिट्टी के गुणधर्म से अर्थ है मृदा प्रदूषण का, यानी कि जिस तरह से मिट्टी में जितने ज्यादा प्रदूषण होते हैं, हम केमिकल्स का यूज करते हैं, प्लास्टिक्स उसमें चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि काफी ज्यादा चेंज हो रहे हैं मिट्टी के गुणधर्म। यानी कि मिट्टी अब एक तरह से उतनी ज्यादा, जितनी पहले के समय की मिट्टी हुआ करती थी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि मिलावटी है और साथ ही बहुत सारे केमिकल्स से युक्त है, बहुत सारे केमिकल्स उसमें है, बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग हम करते हैं अपनी फसल को अच्छी बनाने के लिए, अपनी फसल को एक तरह से बहुत अच्छी एक क्वांटिटी और क्वालिटी देने के लिए। तो इस तरह से देखिए हमने आज यहाँ पर 2 काव्यांश लिए हैं और ये दोनों काव्यांश आप ही की पाठ्य पुस्तिका से हैं और साथ ही पठित भी हैं। यानी कि आपने पढ़े हुए हैं, आपने भावार्थ किया हुआ है, आपने शब्दार्थ किए हुए हैं, आपने प्रश्न उत्तर करे हुए हैं। तो आप ये चीज नोट कीजिएगा, बादल और फसल हमारे इस एग्जाम पेपर में आ गई है और नेक्स्ट में हमारे हम जब 2022 या 21 या 20 या 19 से के जब हम सैंपल पेपर लेंगे तो आप उनसे मैच करेंगे कि कौन सी कविता या कौन सा जो प्रश्न है वो हर बार रिपीट हुआ है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे अपने इस सैंपल पेपर को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।